नमस्कार। नमस्कार। आज हम एक दिलचस्प सफर पे निकल रहे हैं। भारत की जमीन, उसकी पहचान, उसको समझने के लिए। हाँ, और हमारे पास है कक्षा 6 की भूगोल की किताब पृथ्वी हमारा आवास। बिल्कुल। और हम खास तौर पर इसके छठे अध्याय, हमारा देश भारत में गहराई से उतरेंगे। जी। हमारा मकसद ये है कि इस अध्याय में जो भारत की मुख्य भौगोलिक बनावट बताई गई है, दुनिया के नक्शे पर उसकी जगह कहाँ है और उसके जो अलग-अलग हिस्से हैं, हाँ, उनको ना सिर्फ जानें बल्कि समझें। मतलब ये सब बातें मिलकर भारत की कहानी कैसे बनती है, ये देखना है। सही कहा। तथ्यों से आगे बढ़कर देखना। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं इस विशाल देश के आकार और इसकी जबरदस्त विविधता से। बिल्कुल। सोचिए, एक ही देश में आपको बर्फीले पहाड़ भी मिलेंगे ऊंचे ऊंचे पहाड़, और मीलों फैले हरे भरे मैदान भी, फिर सूखा रेगिस्तान भी है। और पानी से घिरे द्वीप भी। वाकई बहुत रंगीन नक्शा है भारत का। इस विशालता को अगर अंकों में देखें तो भारत का क्षेत्रफल है करीब 32,80,000 वर्ग किलोमीटर। काफी बड़ा है। बहुत बड़ा। और इसकी सीमाएं भी उतनी ही अलग-अलग हैं। जैसे उत्तर में देखें तो हिमालय की दीवार खड़ी है, बिल्कुल, एक प्रहरी की तरह। और पश्चिम में अरब सागर है, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में हिंद महासागर। हाँ, और इसी वजह से भारत का जो दक्षिणी हिस्सा है वो प्रायद्वीप कहलाता है। अच्छा, प्रायद्वीप। मतलब वो जमीन का टुकड़ा जो 3 तरफ से पानी से घिरा हो। बिल्कुल सही। और ये भौगोलिक स्थिति भारत के लिए हमेशा से बहुत अहम रही है, व्यापार के लिए, इतिहास के लिए। और इसका फैलाव, मतलब उत्तर से दक्षिण कितना लंबा है ये देश? उत्तर में लद्दाख से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक ये दूरी है लगभग 3200 किलोमीटर। बाप रे, 3200 किलोमीटर। जी। और पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में गुजरात के कच्छ तक चौड़ाई करीब 2900 किलोमीटर है। यानी लंबाई चौड़ाई भी काफी है। ये आंकड़े सुनकर ही अंदाजा होता है कि कितना बड़ा देश है। बिल्कुल सही कहा आपने। और ये विशाल फैलाव अपने अंदर समेटे हुए हैं जबरदस्त विविधता। हाँ, अध्याय में इसी पर जोर है। जी। सिर्फ जमीनी बनावट ही नहीं, जैसे आपने बताया, पर्वत, पठार, मैदान, तटीय इलाके, द्वीप समूह, बल्कि यहाँ के जलवायु में भी बहुत अंतर है। कहीं बहुत बारिश, कहीं सूखा, पेड़ पौधे, जंगली जीव जंतु, सब में भारी विविधता। और भाषाएं और संस्कृतियां? अरे उनकी तो गिनती ही मुश्किल है। कहते हैं हर कुछ कोस पर पानी और वाणी बदल जाती है। हाँ, सही बात है। पहनावा, खान पान, सब कुछ अलग। लेकिन यह एक दिलचस्प बात है। इतनी सारी अलग-अलग पहचानों के बावजूद कुछ ऐसी गहरी सांस्कृतिक धाराएं हैं, कुछ परंपराएं हैं जो पूरे देश को एक धागे में पिरोती हैं। हाँ, ये विविधता में एकता वाली बात। बिल्कुल। ये सिर्फ नारा नहीं, ये भारत की सच्चाई है। शायद इतनी विविधता है इसीलिए एकता की जरूरत और महसूस होती है। और हाँ, इस विविधता में इंसानों का पहलू भी तो है। आबादी कितनी है? 2011 की जनगणना के हिसाब से 120 करोड़ से ज्यादा। चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला देश। इतनी बड़ी आबादी, इसका इस भूगोल पर क्या असर पड़ता होगा, ये भी सोचने वाली बात है। बिल्कुल, बहुत अहम नुक्ता है ये। अच्छा, अब जरा ये देखते हैं कि दुनिया के नक्शे पर भारत की सटीक लोकेशन, मतलब स्थिति क्या है। हाँ, तो भारत जो है वो पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्थित है। यानी भूमध्य रेखा के उत्तर में। जी। और एक बहुत महत्वपूर्ण काल्पनिक रेखा है कर्क रेखा, जिसे अंग्रेजी में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। हाँ, 23.5 डिग्री नॉर्थ वाली। बिल्कुल, 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश। वो रेखा देश के लगभग बीचों बीच से गुजरती है। अच्छा, बीच से। हाँ, अब अगर हम अक्षांश के हिसाब से देखें, मतलब भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण की दूरी, तो भारत की मुख्य भूमि दक्षिण में 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से शुरू होती है। और उत्तर में? उत्तर में 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तक जाती है। ओके। और देशांतर के हिसाब से, मतलब पूर्व पश्चिम फैलाव? देशांतर के हिसाब से ये पश्चिम में 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से शुरू होकर पूर्व में 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक फैला है। यानी पूरा देश पूर्वी गोलार्ध में है। जी हाँ, बिल्कुल। हाँ, अब यहाँ एक बड़ी मजेदार बात निकलती है। आपने बताया कि पूर्व से पश्चिम का देशांतरीय विस्तार, वो कितना हुआ? लगभग 97 में से 68 गए। लगभग 29 डिग्री का। हाँ, करीब 29 डिग्री।
अब क्योंकि पृथ्वी घूमती है तो इस 29 डिग्री के फासले का सीधा असर पड़ता है लोकल टाइम पर। बिल्कुल, नतीजा ये होता है कि भारत का जो सबसे पूर्वी छोरा है अरुणाचल प्रदेश और जो सबसे पश्चिमी छोरा है गुजरात, हाँ, उनके स्थानीय समय में करीब करीब 2 घंटे का अंतर आ जाता है। 2 घंटे का अंतर? मतलब अरुणाचल में सूरज 2 घंटे पहले उगता होगा गुजरात के मुकाबले। बिल्कुल यही बात है। और सोचिए, अगर देश के हर हिस्से में घड़ियां अपना अपना लोकल टाइम दिखा रही होती तो कितनी गड़बड़ होती, ट्रेनें कैसे चलती, ऑफिस, टीवी प्रोग्राम। हाँ, बहुत भ्रम होता। इसी मुश्किल से बचने के लिए बनाया गया भारतीय मानक समय, यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, IST। अच्छा, IST, वो कैसे तय किया? इसके लिए देश के लगभग बीच से गुजरने वाली एक देशांतर रेखा चुनी गई। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। 82 डिग्री 30 मिनट्स पूर्व। जी, इस रेखा पर जो स्थानीय समय होता है उसे ही पूरे देश का मानक समय मान लिया गया, ताकि सबकी घड़ियां एक साथ चलें। ये तो बहुत जरूरी था। हाँ, इसे अगर हम आपकी पहले वाली बात से जोड़ें कि सूरज पूरब में पहले उगता है। हाँ, हर 1 डिग्री देशांतर पर समय में 4 मिनट का फर्क आता है। अच्छा, 1 डिग्री मतलब 4 मिनट। जी, तो भारत का पहलाव लगभग 29 डिग्री है, तो 29 गुना 4 हो गए 116 मिनट, यानी लगभग 2 घंटे। तो इसीलिए जब अरुणाचल में सुबह के 6 बज रहे होते हैं, सूरज निकल चुका होता है, तब गुजरात में असल में सुबह के 4 ही बज रहे होते हैं, अंधेरा होता है। पर घड़ियां दोनों जगह मान लीजिए सुबह के 5:30 दिखा रही होंगी IST के हिसाब से। बिल्कुल, ताकि पूरे देश में तालमेल बना रहे। ये दिखाता है कि कैसे प्रशासन भूगोल की चुनौतियों का हल निकालता है। ये बात तो है। वैसे दुनिया में और भी देश हैं जिनका पूर्व पश्चिम फैलाव बहुत ज्यादा है। जैसे अमेरिका में 7 टाइम जोन है, कनाडा में 6, रूस में तो 11 हैं। बाप रे, 11 टाइम जोन। हाँ, भारत ने एक ही टाइम जोन रखा है, शायद एकता बनाए रखने के लिए। हालांकि कभी कभी ये बहस होती है कि क्या पूर्वी राज्यों के लिए अलग टाइम जोन होना चाहिए। दिलचस्प मुद्दा है। अच्छा, अब जरा भारत के आस पड़ोस पर नजर डालते हैं। कौन कौन से देश हैं जिनसे हमारी सीमाएं मिलती हैं? भारत की जमीनी सीमाएं 7 देशों से जुड़ती हैं। 7 देश? हाँ, कौन कौन से? अगर हम पश्चिम से शुरू करें तो पाकिस्तान और थोड़ा सा अफगानिस्तान, फिर उत्तर पूर्व में चीन, नेपाल और भूटान, और पूर्व में म्यांमार और बांग्लादेश। हाँ, नक्शे पर ध्यान आता है। ये सारे पड़ोसी देश हमारी विदेश नीति और सुरक्षा के लिए बहुत अहम है। बिल्कुल, और जमीनी पड़ोसियों के अलावा दक्षिण में समुद्र पार हमारे 2 द्वीपीय पड़ोसी भी हैं। अच्छा, कौन से? श्रीलंका और मालदीव। हाँ, श्रीलंका तो बिल्कुल नीचे है और इनके बीच वो पानी का संकरा रास्ता है ना? जी, उसे पाक जल डमरू मध्य या पाल्क स्ट्रेट कहते हैं। ये समुद्री सीमाएं भी उतनी ही जरूरी हैं। सही बात है। अच्छा, अब देश के अंदर आते हैं। प्रशासन के लिए भारत को कैसे बांटा गया है? देश को आसानी से चलाने के लिए भारत को 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी है। यहाँ एक बात और ध्यान देने वाली है, किताब में भी शायद जिक्र है कि राज्यों का जो गठन हुआ है वो ज्यादातर भाषाओं के आधार पर हुआ है। जी हाँ, बिल्कुल। ये फिर से दिखाता है कि कैसे प्रशासन ने देश की भाषाई विविधता को संभालने की कोशिश की है। चलिए अब आते हैं उस हिस्से पर जिसका मुझे इंतजार था, भारत के भौतिक विभाजन, फिजिकल डिविजन्स। हाँ, यहीं पर वो विविधता साफ दिखती है जिसकी बात हम कर रहे थे। बिल्कुल, भारत की जमीन एक जैसी नहीं है। कहीं ऊंचे पहाड़ हैं, कहीं सपाट मैदान, कहीं ऊबड़ खाबड़ पठार हैं, लंबे समुद्र तट हैं और फिर बिखरे हुए द्वीप भी हैं। शुरुआत उत्तर से करते हैं। भारत के पहरी हिमालय से। हिमालय, जिसका मतलब ही है बर्फ का घर। ये दुनिया की सबसे ऊंची और सबसे नई बनी पर्वत श्रृंखलाओं में से हैं। ये सिर्फ सीमा ही नहीं बनाते, मौसम पर भी असर डालते हैं और न जाने कितनी नदियों का स्रोत हैं। बिल्कुल, इन्हें हम 3 मुख्य समानांतर श्रृंखलाओं में देख सकते हैं। 3 रेंज? हाँ, सबसे उत्तर में है महान हिमालय, जिसे हिमाद्री भी कहते हैं। दुनिया की सबसे ऊंची चोटियां इसी में हैं। जैसे माउंट एवरेस्ट, हालांकि वो तो नेपाल में है। हाँ, पर इसी रेंज का हिस्सा है। फिर इसके दक्षिण में आता है मध्य हिमालय या हिमाचल। अच्छा, हिमाचल रेंज। हमारे हिल स्टेशन वगैरह यही हैं, शिमला, मनाली। बिल्कुल, ज्यादातर मशहूर हिल स्टेशन इसी रेंज में है। और फिर सबसे दक्षिण में है शिवालिक। शिवालिक ये हिमालय का सबसे बाहरी और कम ऊंचा हिस्सा है। जी हाँ। ओके, हिमालय के बाद उसके ठीक दक्षिण में वहां शुरू हो जाता है
विशाल उत्तरी भारतीय मैदान, ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स। ये तो बहुत उपजाऊ इलाका है ना? बेहद उपजाऊ। ये मैदान बहुत दूर तक फैले हैं, एकदम समतल, और इनका बनना सीधे हिमालय से जुड़ा है। कैसे? हिमालय से जो बड़ी नदियां निकलती हैं, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र और उनकी सहायक नदियां। सहायक नदियां मतलब? ट्रिब्यूटरीज। जो छोटी नदियां बड़ी में मिलती हैं। हाँ बिल्कुल। ये नदियां अपने साथ पहाड़ों से काट काट कर बहुत बारीक मिट्टी बहा कर लाती हैं। अच्छा। इसी बारीक मिट्टी को कहते हैं जलोढ़ निक्षेप या एल्यूवियल डिपॉजिट्स। हजारों लाखों सालों से ये मिट्टी इन मैदानों में जमा होती रही है। और इसी वजह से ये इतने उपजाऊ हैं। एकदम सही। इसीलिए यहाँ खेती बहुत अच्छी होती है और भारत की ज्यादातर आबादी इन्हीं मैदानों में रहती है। ये नदियां सिर्फ मिट्टी नहीं, जीवन लाती हैं। और यहीं पर वो डेल्टा भी है ना, सुंदरबन? हाँ बिल्कुल। इसी मैदानी इलाके के पूर्वी छोर पर, जहाँ गंगा और ब्रह्मपुत्र समुद्र में मिलने वाली होती हैं, वो मिलकर दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती हैं, सुंदरबन डेल्टा। डेल्टा मतलब वो त्रिभुज जैसी जमीन जो नदी के मुहाने पर बनती है। जी, जहाँ नदी का पानी फैल जाता है और मिट्टी जमा हो जाती है। सुंदरबन अपने मैंग्रोव जंगलों और रॉयल बंगाल टाइगर के लिए मशहूर है। वाह। मैदानों से निकलकर अब जरा पश्चिम की तरफ चलें। हाँ, भारत के पश्चिमी भाग में हमें मिलता है महान भारतीय मरुस्थल थार रेगिस्तान। जी, थार रेगिस्तान। ये बिल्कुल अलग दुनिया है। सूखी, गर्म, रेतीली, बारिश बहुत कम। तो पेड़ पौधे भी बहुत कम होंगे। हाँ, बहुत कम वनस्पति। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ जीवन नहीं है। यहाँ के जीव जंतुओं ने, इंसानों ने इस मुश्किल माहौल में जीने के तरीके ढूंढ लिए हैं। कमाल है। अच्छा, अब मैदानों के दक्षिण में क्या है? मैदानों के दक्षिण में है प्रायद्वीपीय पठार, पेनिनसुला प्लेटो। पठार मतलब? प्लेटो यानी उठा हुआ मैदानी इलाका, टेबल जैसा? हाँ, पर ये टेबल एकदम सपाट नहीं है। ये एक उठा हुआ भूभाग है जो आकार में लगभग त्रिभुज जैसा है, और इसकी जमीन काफी ऊबड़ खाबड़ है, जिसमें कई पहाड़ियां और घाटियां हैं। अच्छा, इसमें कौन सी खास पहाड़ियां हैं? इसके उत्तर पश्चिम में अरावली की पहाड़ियां हैं, और ये जानना दिलचस्प है कि अरावली दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। सबसे पुरानी? जी हाँ, सोचिए, पृथ्वी के इतिहास की गवाह हैं ये। फिर विंध्य और सतपुड़ा भी यहाँ की अहम श्रृंखलाएं हैं। ये एक तरह से उत्तर और दक्षिण भारत को बांटती हैं। और नदियां? इन्हीं पहाड़ियों के बीच से नर्मदा और तापी जैसी बड़ी नदियां बहती हैं, और ये खास है क्योंकि ये पश्चिम की ओर बहकर अरब सागर में गिरती हैं। जबकि ज्यादातर प्रायद्वीपीय नदियां पूर्व में बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। बिल्कुल। इस पठार के पश्चिमी किनारे पे खड़े हैं पश्चिमी घाट, जिन्हें सह्याद्री भी कहते हैं। ये लगभग एक सीधी दीवार जैसे हैं, लगातार। और पूर्वी किनारे पर? पूर्वी किनारे पर है पूर्वी घाट। ये उतने ऊंचे नहीं है और बीच बीच में कटे फटे हैं, टूटे हुए हैं। और ये पठारी इलाका खनिजों के लिए भी जाना जाता है ना? हाँ, बहुत। ये कोयला, लौह अयस्क जैसे खनिजों से भरपूर है, जो भारत के उद्योगों के लिए बहुत जरूरी है। तो ये हो गया पठार। अब पठार और समुद्र के बीच की जो जमीन है उसका क्या? उन्हें कहते हैं तटीय मैदान, कोस्टल प्लेन्स। अच्छा। पश्चिमी घाट के पश्चिम में अरब सागर के किनारे है पश्चिमी तटीय मैदान। ये पट्टी काफी संकरी है, ज्यादा चौड़ी नहीं है। और पूरब में? पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के बीच? वहां है पूर्वी तटीय मैदान, और ये पश्चिमी मैदान की तुलना में काफी चौड़ा है। इन पूर्वी मैदानों में भी नदियां बहती होंगी? हाँ, कई बड़ी नदियां जो पठार से निकलकर आती हैं, जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, वो सब यहीं से बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। और ये भी डेल्टा बनाती होंगी? जी हाँ, अपने मुहाने पर ये भी उपजाऊ डेल्टा बनाती हैं, तो यहाँ भी खेती अच्छी होती है। तो हम देख रहे हैं कि कैसे सब कुछ जुड़ा हुआ है। पहाड़, पठार, नदियां, मैदान, तट। बिल्कुल। अब आखिर में बात करते हैं द्वीप समूहों की। हाँ, जो भारत की मुख्य भूमि से अलग है। भारत के पास 2 मुख्य द्वीप समूह हैं। एक है लक्षद्वीप द्वीप समूह। लक्षद्वीप ये कहाँ है? ये अरब सागर में है, केरल तट से कुछ दूर पश्चिम में। ये कई छोटे छोटे द्वीपों का समूह है, और ये प्रवाल द्वीप है, कोरल आइलैंड्स। कोरल आइलैंड्स ये क्या होते हैं? ये असल में पॉलिप्स नाम के बहुत छोटे समुद्री जीवों के कंकालों के जमा होने से बनते हैं। जब ये जीव मरते हैं, उनके कठोर कंकाल एक के ऊपर एक जमा होते जाते हैं और धीरे धीरे द्वीप बन जाते हैं। हाँ, पानी की सतह के ऊपर आ जाते हैं। ये बहुत खूबसूरत लेकिन नाजुक इकोसिस्टम होते हैं। अच्छा, और दूसरा द्वीप समूह?
दूसरा है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ये बंगाल की खाड़ी में है, भारत की मुख्य भूमि से दक्षिण पूर्व दिशा में। ये लक्षद्वीप से बड़े हैं? हाँ, ये लक्षद्वीप के मुकाबले ज्यादा बड़े हैं और संख्या में भी ज्यादा है। रणनीतिक रूप से भी ये भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और यहीं पर 2004 में सुनामी आई थी ना? जी हाँ, उस विनाशकारी सुनामी ने इन द्वीपों पर भारी तबाही मचाई थी। सुनामी मतलब समुद्र के अंदर भूकंप या ज्वालामुखी से उठने वाली विशाल लहरें। ये याद दिलाता है कि भूगोल सिर्फ नक्शा नहीं है, ये एक जीती जागती ताकत है। बिल्कुल, जीवन को सीधे प्रभावित करती है। तो अगर हम पूरी तस्वीर को एक साथ देखें, इस अध्याय ने हमें भारत के भूगोल का एक जबरदस्त नजारा दिया है। हाँ, संक्षेप में कहें तो हमने देखा कि भारत उत्तरी गोलार्ध में है, आकार बहुत बड़ा है, 7 जमीनी और 2 समुद्री पड़ोसी हैं। इनमें कितनी विविधता है। उत्तर में हिमालय का ताज, उसके नीचे उपजाऊ उत्तरी मैदान, पश्चिम में थार का रेगिस्तान, दक्षिण में खनिजों से भरा प्रायद्वीपीय पठार, किनारों पर तटीय मैदान और समुद्र में फैले 2 द्वीप समूह। बिल्कुल। और इस पूरी चर्चा में जो एक बात बार बार आई वो है विविधता और एकता। हाँ, ये भौगोलिक विविधता ही तो भारत की जलवायु, वनस्पति, जीव जंतुओं और सबसे बढ़कर यहाँ के लोगों की संस्कृतियों और जीवन शैलियों में झलकती है। इतनी भिन्नताओं के बावजूद एक भारतीय होने की भावना है जो सबको जोड़ती है। बिल्कुल, शायद ये भूगोल ही है जो एक तरफ इतनी विविधता पैदा करता है और दूसरी तरफ हमें एक दूसरे पर निर्भर रहना और जुड़ना भी सिखाता है। इस चर्चा को समेटने से पहले एक सवाल शायद हमारे सुनने वालों के लिए भी मन में आता है। जी, हमने इन अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों की बात की, पहाड़, मैदान, रेगिस्तान, पठार, तट, द्वीप। जरा सोचें, इन अलग अलग प्राकृतिक माहौल ने जहां लोगों ने सदियों से जीवन बिताया है, वहां की खास संस्कृतियों को, उनके रीति रिवाजों को, खान पान को, रहने के तरीकों को किस तरह गढ़ा होगा। हाँ, कैसे भूगोल और संस्कृति एक दूसरे में गुंथे हुए हैं। ये वाकई सोचने वाली बात है। भूगोल का संस्कृति पर असर। जरूर इस पर विचार कीजिएगा। इसी सोच के साथ भारत के भूगोल की इस गहरी पड़ताल को हम यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है ये चर्चा रोचक और उपयोगी रही होगी। धन्यवाद। धन्यवाद।